हाय दोस्तों, AHP UPSC CSC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने चर्चा करी थी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके मटेरियल के बारे में, उसके अध्ययन सामग्री के बारे में। आज हमारा टॉपिक है मुख्य परीक्षा, यानी जो मेंस एग्जामिनेशन होता है उसके सिलेबस को एनालिसिस करना, उसके सिलेबस को विषयवार ढंग से समझना। आखिर हमें मुख्य परीक्षा को क्रैक करने के लिए किन किन टॉपिकों को पढ़ना होता है, कितने इसमें सब्जेक्ट होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंस GS पेपर 1, क्योंकि मुख्य परीक्षा में हमने एग्जाम पैटर्न में चर्चा करी थी कि इसके 4 एग्ज़ाम होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। आज हम GS पेपर 1 के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। आखिर हमें इसमें किन किन टॉपिकों को और क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए, इसमें टोटल यूनिट की जब बात की जाती है तो 12 टोटल यूनिट होती हैं और इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सब्जेक्ट होता है भारतीय विरासत और संस्कृति, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, यानी संस्कृति। पहला सब्जेक्ट ये पढ़ना होता है हमें। दूसरा सब्जेक्ट इसमें हमें पढ़ना होता है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या इंडियन हिस्ट्री। इसमें इंडियन हिस्ट्री के हमें 3 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं। एनिसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास यानी मिडिवल। तो इसमें जो हिस्ट्री, भारत के इतिहास के हमें 3 हिस्से पढ़ने होते हैं: एनिसेंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। 2 सब्जेक्ट ये हो जाते हैं। तीसरे सब्जेक्ट हमें इसमें पढ़ना होता है आधुनिक विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। और आधुनिक विश्व का इतिहास और 4th नंबर का हमें इसमें सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4th, इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज, भारतीय समाज। और 5th नंबर का हमें इसमें सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। जो सबसे बड़ा इन सब्जेक्टों में से सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस ज्योग्राफी का है, यानी हमें अंतिम विषय के रूप में हमें ज्योग्राफी पढ़ना होता है, यानी भूगोल। इसमें हम भूगोल 2 प्रकार का पढ़ते हैं। भारत का भूगोल पढ़ते हैं, एक तो इंडियन ज्योग्राफी, भारत का ज्योग्राफी, और इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये आप समझे कि आखिर जो GS पेपर 1 है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं और 12 यूनिटों में इस सब्जेक्ट को कवर किया गया है। जैसा कुछ UPSC ने दिया है, तो जैसा भी कुछ UPSC ने जो सिलेबस दिया है इसका, उसको मैंने थोड़ा सा और डिफाइन करा है, थोड़ा सा इसका और मैंने विश्लेषण करा अच्छी तरीके से कि आखिर हम किस तरह से टॉपिकों को कवर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं जो पहला सब्जेक्ट है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, यानी भारतीय विरासत और संस्कृति। इसको आर्ट एंड कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, इसको कला और संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो जब सब्जेक्ट नंबर पहले की बात की जाती है, विरासत और संस्कृति और संस्कृति, इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? क्या पढ़ना होता है इसमें हमें? इसको आर्ट एंड कल्चर के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसमें यूनिट 1 कवर की गई है। इस सब्जेक्ट को एक यूनिट के अंतर्गत रखा गया है। क्या क्या पढ़ना होता है इसमें हमें? UPSC ने इसमें लिखा है कि जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के जो कला के रूप हैं,
साहित्य है, वास्तुकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला। तो इस प्रकार के हमें टॉपिक इसमें कवर करने पड़ते हैं। यानी क्या क्या कवर करना पड़ता है? नंबर पहला, इसमें हमें पढ़ना पड़ता है भारतीय विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति, और इनमें हमें अंतर को भी पढ़ना होता है इसमें। ठीक है। दूसरा हमें इसमें पढ़ना होता है भारतीय स्थापत्य कला। भारतीय स्थापत्य कला से क्या अभिप्राय है? जैसे हम प्राचीन काल के समय में राजा महाराजाओं के द्वारा जो निर्मित या उनके द्वारा बनवाए गए बहुत बहुत बड़े भवन देखते हैं, उनके डिजाइन, उन भवनों के डिजाइन को देखते हैं, तो वो भी एक कला थी, वो भी एक आर्ट थी। क्या थी? कला थी। तो वो कला स्थापत्य कला कहलाती है। ठीक है। अब हम तीसरा और देखते हैं इसमें हमें पढ़ना होता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य यानी संगीत, जो डांसिंग बोल, भारतीय नाटकीय मंच, नाटकीय मंच। और फिफ्थ टॉपिक हमें इसमें क्या पढ़ते हैं? ये केवल एक सिलेबस चल रहा है, जो चीज़ आपको पढ़नी है इसमें सिलेबस में। उसके बाद इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? इसमें भारतीय मूर्तिकला 6 नंबर पर पढ़ना होता है भारतीय चित्रकला। 7 नंबर पर हमें इसमें क्या पढ़ना होता है? भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन। और 8वें नंबर पर हमें इसमें पढ़ना होता है जो यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल सूची है, उसमें जो शामिल किए गए हैं भारतीय स्थल, उसको पढ़ना होता है। यानी स्थल सूची में शामिल भारतीय स्थल, भारतीय स्थल, इनका हमें अध्ययन करना होता है। सब्जेक्ट नंबर 1 के अंतर्गत किन किन टॉपिकों को पढ़ना होता है हमें? ये सभी टॉपिक हमें इसमें इनका अध्ययन करना पड़ता है, जितने मैंने यहाँ आपको बताए। सब्जेक्ट दूसरा क्या है? भारत का इतिहास। तो ये इतिहास के 3 भाग हैं। हमने 3 हिस्से के रूप में भारत के इतिहास को पढ़ा जाता है। जब पहले हिस्से की बात की जाती है, यानी प्राचीन भारत के इतिहास की बात की जाती है, प्राचीन भारत का इतिहास, इसकी बात की जाती है, तो इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? इसमें कोई यूनिट नहीं है, ये भी ध्यान रखना। भारत के प्राचीन इतिहास में यहाँ हम पढ़ते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें इसमें पढ़ना पड़ते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं वैदिक काल चीज़ों को। तीसरा हम इसमें पढ़ते हैं महाजनपद काल। 4th नंबर पर हम यहाँ पढ़ते हैं मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। और 5th नंबर पर गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है। और 6 नंबर पर इसमें हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास। इसमें संगम काल को शामिल करते हुए, संगम काल पढ़ेंगे हम, क्या है संगम काल जी। और 7 नंबर पर जो मुख्य शब्दावलियाँ, की मिसलेनियस एंड फैक्टर, इसको हमें पढ़ना पड़ता है यहाँ। इनका यदि आपको अध्ययन करना है तो कुछ आयामों को साथ लेकर के अध्ययन किया जाता है
कि जैसे कि हम बात करते हैं जो प्राचीन काल की, जैसे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के इस समय के जो लोग रहे होंगे, वहाँ पर उनका जो जीवन शैली है, जो उनका वहाँ का जो सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा, वहाँ का उनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा, और वहाँ का उनकी धार्मिक या संस्कृतियाँ कैसी कैसी रही होंगी, कल्चर कैसी रही होगी। तो इन टॉपिकों का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ आयामों को साथ लेकर के चलना होता है, यानी कह सकते हैं आयामी अध्ययन करना पड़ता है। कौन कौन से आयाम लेकर के हम साथ चलते हैं इसमें? प्राचीन काल के लोगों के कुछ इस प्रकार के जीवन को जानना पड़ता है, उनके सामाजिक जीवन को जानना पड़ता है, यानी कह सकते हैं उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में जानना पड़ता है, उनकी राजनीतिक स्थिति के बारे में जानना पड़ता है, राजनीतिक स्थिति, इसको सोशल पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन एंड इकोनॉमिक पोजीशन, यानी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना पड़ता है कि आखिर उस समय के लोग क्या क्या व्यवसाय करते थे, क्या क्या उनके पास रोजगार थे। उसके बाद इसमें हम धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति को भी जानना पड़ता है इन सभी टॉपिकों का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद इसमें हम कह सकते हैं शिक्षा व्यवस्था को भी जानना पड़ता है, शिक्षा व्यवस्था। उसके बाद इसमें हम कह सकते हैं कि उस समय की टेक्नोलॉजी भी रही होगी, यानी प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी को भी जानना पड़ता है। साथ ही साथ जब हम इतना सब कुछ जानते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे सामाजिक स्थिति क्या रही होगी, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या रही होगी, वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, वहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति क्या रही होगी, और इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी कैसी रही होगी, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा होगा उनका। इसी के साथ साथ जो प्राचीन जो घटनाक्रम है, इन घटनाक्रम की तुलना और जो वर्तमान के जो घटनाक्रम है, वर्तमान घटनाक्रम, इन दोनों के प्राचीन घटनाक्रम और वर्तमान घटनाक्रम दोनों की हम तुलना करेंगे, यानी यूँ कहें प्रासंगिकता कह सकते हैं इसको, कि दोनों को एक दूसरे के तुलना करेंगे, प्रासंगिकता और उनकी तुलना करेंगे, दोनों के बीच संबंधों का हम विश्लेषण करेंगे। तो इतना हमने जाना, बस केवल प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए इतना सब कुछ ही पढ़ना होता है हमें। अब हम चर्चा करेंगे जो मिडिवल हिस्ट्री है, भारत का इतिहास की जो मिडिवल हिस्ट्री है उसको जानने की कोशिश, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। टॉपिक है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्या क्या पढ़ना होता है हमें इसके अंतर्गत। इसमें कुल 3-4 टॉपिक हैं जिसको हमें पढ़ना होता है। नंबर पहला, इसमें हम पढ़ते हैं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। दूसरा, हम इसमें पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल। तीसरा, हम इसमें पढ़ते हैं मुगल काल एवं उत्तर मुगल, और फोर्थ, हम इसमें पढ़ते हैं की मिसलेनियस एंड फैक्टर, यानी मुख्य शब्दावलियाँ या प्रमुख शब्दावलियाँ,
एवं फैक्टर या फिर कह सकते हैं तथ्य। ठीक है, इस इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ आयामों का सहारा लेना पड़ता है, कि इन्हीं आयामों का हमें सहारा लेना पड़ता है जो हमने अभी आपको पीछे बताया, कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए इन्हीं आयामों का सहारा लेना पड़ा था। और अब भी यदि आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानना है तो वहाँ की सोशल पोजीशन, वहाँ की पॉलिटिकल पोजीशन, उस समय की इकोनॉमिक पोजीशन, धार्मिक सांस्कृतिक पोजीशन और शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, टेक्नोलॉजी क्या थी, और प्रमुख और उस समय के घटनाक्रम और वर्तमान के घटनाक्रम के दोनों के बीच संबंध किस प्रकार से बैठता है, उन दोनों के बीच सामंजस्य किस प्रकार से बैठता है, तो उन सभी घटनाक्रमों का हमें अध्ययन करना पड़ता है इसको समझने के लिए। अब हम अंतिम हिस्से पर आते हैं भारत के इतिहास के। अंतिम हिस्सा क्या है? आधुनिक, यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री है। थोड़ा सा इसका सिलेबस वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, लेकिन हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे यहाँ। अब हम चर्चा करते हैं जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके बारे में, यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो भारत का आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास यानी जो मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें क्या करना पड़ता है? अब यहाँ देखना है थोड़ा सा, इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, धीरे धीरे आपको समझना है। देखिए इसमें यूनिट 2, 3, 4, जो भारत का आधुनिक इतिहास 2, 3, 4, इन तीन यूनिटों के अंतर्गत कवर हो जाता है। यहाँ देखना, इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इसमें हम पढ़ते हैं 18वीं सदी के मध्य, 18वीं सदी के मध्य का भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास। पहला टॉपिक ये पढ़ना होता है, ठीक है। दूसरा, 18वीं सदी के मध्य का मतलब 1750 के आसपास। दूसरा टॉपिक है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, किस प्रकार भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ। तीसरा हम इसमें पढ़ते हैं बंगाल तथा शेष भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, सत्ता की स्थापना। और फोर्थ हम इसमें पढ़ते हैं जब ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई थी उसके बाद कुछ एक्ट भी पारित किए गए थे, अधिनियम भी पारित किए गए थे, यानी ब्रिटिश काल में एवं ब्रिटिश काल में, रुकना है एक मिनट रुकना, ब्रिटिश काल में पारित विभिन्न एक्ट या अधिनियम। एक और राजशाही थी जिसका नाम था ब्रिटिश क्राउन काल, क्राउन काल में पारित विभिन्न एक्ट, ये भी एक्ट या अधिनियम जिसको बोलते हैं अधिनियम। तो इतना सब कुछ हमें इसमें और पढ़ना होता है। और 6 नंबर पर हमें और क्या पढ़ना होता है इसमें, कि इन दोनों के यानी ब्रिटिश काल के और ब्रिटिश क्राउन काल के गवर्नर जनरल, यानी इन दोनों के प्रमुख गवर्नर जनरल, ये इतना हमें पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद क्या पढ़ना पड़ता है हमें इसमें 6 नंबर पर, 6 टॉपिक क्या पढ़ना पड़ता है इसमें, हम इसमें पढ़ते हैं प्रमुख आंदोलन
सॉरी 6 नंबर पर हम इसमें पढ़ते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य की सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, सांस्कृतिक नीति, ये हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। 8 नंबर पर हम इसमें पढ़ते हैं उसी ब्रिटिश काल का जो प्रशासनिक संगठन था, सामाजिक, इसका जो प्रशासनिक संगठन था, इसमें हम पढ़ते हैं इसका प्रशासनिक संगठन एवं यहाँ पर सांस्कृतिक नीति ना होता, आर्थिक नीति आएगा। यहाँ पर उनके द्वारा इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी, आर्थिक नीति। प्रशासनिक संगठन एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक ढांचा। उस समय अंग्रेजों ने भारतीय समाज के सांस्कृतिक ढांचा को किस प्रकार तैयार किया गया था और प्रशासनिक संगठन क्या था उस समय। उसके बाद हमें इसमें क्या पढ़ना होता है, थोड़ा मैंने कहा ना आपसे सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है इसका। 9वें नंबर पर आपको क्या पढ़ना है यहाँ, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं प्रमुख सुधार आंदोलन, ये आपको यहाँ पढ़ना पड़ता है। ये सिलेबस है, ये तो पढ़ना ही है। और 10वें टॉपिक पर हमें क्या पढ़ना है, इसमें प्रमुख आंदोलन में हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें हम 3 प्रकार के आंदोलन पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं श्रमिक आंदोलन, अपने अधिकारों को लेकर के, अपनी स्वतंत्रता को लेकर के, अपने राष्ट्र को लेकर के श्रमिक आंदोलन। उसके बाद किसान आंदोलन। उसके बाद जनजाति या फिर जिनको आदिवासी बोलते हैं, जनजातीय आंदोलन। और 11वां हमें इसमें टॉपिक पढ़ना होता है 1857 का विद्रोह। आप इससे बहुत ज़्यादा अवगत होंगे। 1857 का विद्रोह ये पढ़ना है। और उसके बाद 1858 में ब्रिटिश नीति में परिवर्तन, ब्रिटिश नीतियों में या ब्रिटिश नीति में परिवर्तन का हमें अध्ययन करना होता है। तो कुल इसमें आपको 11 टॉपिक पढ़ने हैं। ये आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करा है मैंने इसका। यहाँ देखिए, बिल्कुल ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब और क्या पढ़ना पड़ता है हमें आधुनिक भारत के इतिहास में, अभी हम देखते हैं। अब इन सब के बाद जो प्रभाव हुए, जैसे कि हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे जो धार्मिक और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो उस चीज़ को और हम देख, यानी क्या प्रभाव पड़े इन सब के हमारे जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे आर्थिक जीवन पर, कौन कौन से प्रभावों का हमें अध्ययन करना पड़ता है। यहाँ ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ हम यहाँ पढ़ते हैं भारत का सामाजिक प्रभाव।
सामाजिक प्रभाव, उसके बाद राजनीतिक प्रभाव, उसके बाद आर्थिक प्रभाव, उसके बाद धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव, उसके बाद क्या कह सकते हैं, जो शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब हम ब्रिटेन की इंडिपेंडेंसी थे, कॉलोनी थी, उपनिवेश थे, तो उस समय जो सरकारी कामकाजों में जो लैंग्वेज जो संचालित की गई थी, जो भाषा जो संचालित थी, जिसको राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था भारत में, वो अंग्रेजी थी। तो उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से खंडित करा। अब यहाँ देखिए, ये हमें जानना पड़ता है हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद हमारे प्रेस स्वतंत्रता पर यानी हमें प्रेस स्वतंत्रता, यानी किसी भी गलत काम या कोई भी अपराध पर हमें बोलने का अधिकार कब मिला, मीडिया को स्वतंत्रता कब मिली। उसके बाद इस समय जो हमारे देश में प्रौद्योगिकी थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा, प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजी थी। और इन्हीं सभी के बाद हम पढ़ते हैं इसमें, इन्हीं के कारण ही, इन्हीं सभी के बाद हम पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को, यानी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन। एवं इसके प्रमुख चरण एवं विभिन्न चरण। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं प्रमुख गैर कांग्रेसी संगठन एवं आंदोलन, मतलब इनके द्वारा आंदोलन भी किए गए थे, एवं आंदोलन। जो अभी हमने सिलेबस को समझा, पीछे जो सिलेबस को समझा, उसके कारण ये सभी प्रभाव पड़े, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन उग्र हुआ। उसी के बाद हम देखते हैं प्रमुख गैर कांग्रेसी संगठन की भी स्थापना हुई। अब इन सभी का अध्ययन करने के लिए, जिस सामाजिक प्रभाव को जानने के लिए, राजनीतिक प्रभाव को जानने के लिए, तो मैंने आपसे बार बार कहा कि भारत के इतिहास को जानने के लिए आयामों का सहारा लेना पड़ता है, यानी आयाम, डायमेंशन जिनको बोलते हैं, इनकी सहायता से हम इन सभी प्रभावों को जान सकते हैं कि भारत की सामाजिक जो स्थिति थी क्या थी, भारत की सांस्कृतिक धार्मिक स्थिति क्या थी, और राजनीतिक स्थिति भारत की उस समय क्या थी, उस समय प्रौद्योगिकी स्थिति क्या थी, उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी वो क्या थी, उस समय की जो प्रेस की बात की जाती है किस स्थिति में थी, मीडिया यानी, और आर्थिक पोजीशन क्या थी, इकोनॉमिक पोजीशन भारत की उस समय क्या थी। इसी के साथ साथ बहुत कुछ हमें इसमें जानना पड़ता है, यानी इन आयामों का हमें सहारा लेना पड़ता है इन सभी प्रभावों को जानने के लिए, इनका अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों, ये भी आपको अंतिम हिस्सा मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस आपको समझ में आया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट नंबर 3 पर, यानी आधुनिक विश्व का इतिहास पर। जो सब्जेक्ट नंबर 3 है, आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में क्या पढ़ेंगे हम। सब्जेक्ट नंबर 3, विश्व का इतिहास। देखिए, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है हमें। इसमें केवल यूनिट 5 है, क्योंकि 4 यूनिट तक हमने अभी चर्चा कर ली है। 5वीं यूनिट में इस पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो इसमें हम पढ़ते हैं 5 आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति, इस प्रकार के कुछ घटनाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे। नंबर पहली घटनाएं हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति।
उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, यानी एक देश से दूसरे देश की जो मिल रही जो सीमाएं होती हैं, जो राष्ट्रीय सीमाएं बोलते हैं जिनको, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, पुनः सीमांकन। और 5वीं यूनिट में हमें इसमें पढ़ना होता है उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद एवं उपनिवेशवाद की समाप्ति, उपनिवेशवाद की समाप्ति, यानी जो कॉलोनियलिज्म जिसको बोलते हैं, इसकी समाप्ति कब हुई, किस प्रकार से हुई। ठीक है, कौन कौन देश उपनिवेश थे ब्रिटेन के। और 6 नंबर पर हम पढ़ते हैं 6 नंबर पर राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं। राजनीतिक विचारधारा में हम क्या पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं समाजवाद, ये विचारधारा किस प्रकार से जन्मी, साम्यवाद। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं मार्क्सवाद, और उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं, इसके बाद समाजवाद पढ़ते हैं, साम्यवाद, मार्क्सवाद, नाजीवाद, नाजीवाद, और इसमें हम पढ़ते हैं पूंजीवाद, पूंजीवाद। इस प्रकार की ETC, इस प्रकार की कुछ विचारधाराएं हमें इसमें पढ़नी होती हैं, इनका अध्ययन करना होता है कि समाजवाद किसे कहते हैं, साम्यवाद किसे कहते हैं, मार्क्सवाद, नाजीवाद, पूंजीवाद। ठीक है, और इसमें और कह सकते हैं एक और फांसीवाद, फांसीवाद, फांसीवाद। ठीक है, तो इस प्रकार ये आधुनिक विश्व का जो इतिहास है, इसका सिलेबस ये है, इसका हमें अध्ययन करना होता है। ठीक है, ये यूनिट 5 के अंतर्गत है, ये यूनिट 5 के अंतर्गत है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। बस इतना ही आपको जो आधुनिक विश्व के इतिहास को जानने के लिए इतना ही आपको पढ़ना होता है। अभी हमने चर्चा करी थी आधुनिक विश्व के इतिहास की। आधुनिक विश्व के इतिहास से पहले हमने आधुनिक भारत का इतिहास बताया था, तो इसमें क्या कहते हैं, एक यूनिट रह गई थी, 2 और 3 यूनिट की बात कर ली थी हमने। उसमें जो 4th यूनिट थी, यानी जो कह सकते हैं ये जो आधुनिक भारत का इतिहास था, इसमें एक यूनिट जो 4 रह गई थी, हमने 2 और 3 यूनिट की बात कर ली थी, जो अभी हमने इसका पीछे सिलेबस समझा। 4th यूनिट रह गई थी, उसमें था कि स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण, एकीकरण। इनमें हमें टॉपिक पढ़ना है नंबर पहला, दूसरा, तीसरा। इन एकीकरण की चुनौतियां और समाधान, चुनौतियां एवं समाधान। जो देश के जो रियासतें थीं, जिनको हम प्रांत या राज्य बोलते हैं, जो अब राज्य के रूप में, जिनका अब राज्य के रूप में गठन किया गया है, जिनका एकीकरण कर दिया गया है। तो स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का एकीकरण, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है हमें, चुनौतियां एवं समाधान क्या क्या है, समाधान। इनमें सरदार पटेल की भूमिका क्या थी, सरदार पटेल की भूमिका देशी रियासतों के एकीकरण में, और चुनौतियां भी इसमें समाधान पढ़ना होता है हमें, और इनकी नीतियां और इनके सिद्धांत क्या क्या थे, यानी इनकी पॉलिसियां, नीतियां एवं सिद्धांत,
सिद्धांत। और अंतिम है सरदार पटेल की भूमिका। अंतिम है सरदार पटेल की भूमिका। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो था आधुनिक भारत का इतिहास में हमें पढ़ना है ये, ठीक है। और अभी हमने बात करी थी आधुनिक विश्व के इतिहास में, ये तीसरा सब्जेक्ट था। अब हम चर्चा करेंगे चौथे सब्जेक्ट पर, यानी जो इंडियन सोसाइटी है। अब हम चर्चा करेंगे जो भारतीय समाज है, यानी जो इंडियन सोसाइटी है उस पर। तो सब्जेक्ट नंबर 4 है भारतीय समाज। भारतीय समाज यानी इंडियन सोसाइटी, इसको बोलते हैं इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना होता है? इसमें यूनिट को जो कवर किया गया है 6, 7, 8, 9, इन यूनिटों को कवर किया गया है इसमें भारतीय समाज में। इसमें हम पढ़ते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, और पढ़ते हैं भारत की विविधता। विविधता। दूसरा टॉपिक हमें इसमें पढ़ना होता है महिलाओं की भूमिका। एवं महिला संगठन, महिला संगठन और उनसे संबंधित मुद्दे, जैसे क्या? गरीबी एवं विकासात्मक विषय। विकासात्मक विषय। विकासात्मक विषय। और इसमें हम पढ़ते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण एवं उनके रक्षा उपाय। इतना कुछ हमें इसका अध्ययन करना पड़ता है। ये इकोनॉमिक की जो 10th क्लास की बुक होती है ना, उसमें कवर हो जाता है। तीसरे यूनिट पर हमें इसमें कवर करना, तीसरा टॉपिक क्या है कि भारतीय समाज पर ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण का प्रभाव। भूमंडलीकरण का प्रभाव। उसके बाद अंतिम हमें इसमें पढ़ना होता है जो सामाजिक सशक्तिकरण, क्षेत्रवाद इसमें हम पढ़ते हैं क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये टॉपिक हमें इसमें पढ़ने होते हैं, सामाजिक सशक्तिकरण, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, धर्मनिरपेक्षता। तो ये हमारा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट।
जो इसका अंतिम जो विषय है भूगोल, इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा इसको अगली वीडियो में हम डिफ़ाइन करा देंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सिलेबस बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हीं टॉपिकों के माध्यम से आप जीएस पेपर 1 के कंप्लीट जो टॉपिक हैं उनको तैयार कर सकते हैं और इस पेपर को क्रैक करने की संभावनाएं इस अकॉर्डिंग बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये अच्छी तरीके से थोड़ा सा डिफाइन किया गया सिलेबस है। ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।